अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर। हम बच्चों ये दो पॉइंट्स थे, मूवमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके जो है वो सेम दो पॉइंट्स थे, तो हमने सोचा कि ये वाला पॉइंट्स कर लेते हैं, क्योंकि इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करके लिखा हुआ है, तो उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना, उनकी डेफिनेशंस को देखना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की। तो इसमें जो है वो नो सेल्स एनर्जी इज़ नीडेड, यानी कि इसमें जो है वो एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मूव करते हैं डाउन टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल सेपरेट आउट रैंडमली फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हाई से जो है वो लोअर की तरफ जब मूवमेंट की जाती है बच्चों, तो उसमें हमें पता है कि हमें उसको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब लोअर से हाई की तरफ चीज़ आएगी तो उसमें हमें एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अगर हम एग्जांपल लगा लें पानी की, तो हम जो मोटर्स लगाते हैं, यानी कि पानी जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो उसको हमें नीचे से ऊपर लाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर वो ऊपर से नीचे जाएगा तो हमें कोई मोटर लगानी नहीं पड़ेगी, पानी जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर से जो है वो नीचे जो है वो मूव कर जाएगा। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है, फ्रॉग इनहेल एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन मूव इनटू द लंग्स एंड देन डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि वो जो है वो ऑक्सीजन को बाहर से यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो है वो मूव कर रहा है, बाहर वाले एरिया से लेके तो इंटर ऑफ द बॉडी जो है वो कर रहा है। तो इसके लिए इसको जो है वो ज़्यादा उसकी एनर्जी जो है वो नहीं यूज़ हो रही। आगे है बच्चों सिलेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें जो है वो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि बाइंड कर जाती हैं और पास करती हैं थ्रू द मेम्ब्रेन। चैनल्स बने हुए होते हैं जिसके थ्रू जो है बच्चों वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक मेम्ब्रेन से दूसरे में मूव कर जाते हैं। तो इसकी ग्लूकोज इन द गट ऑफ द फ्रॉग, यानी कि ग्लूकोज जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है उसके गट में, और वो कंबाइन करता है प्रोटीन्स के साथ और पास कर जाता है गट से ब्लड के सेल्स में। आगे ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफ्यूज़ करते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। यानी कि इसकी भी जो है वो एक एग्जांपल वाटर की ले ली है कि वो जैसे फ्रॉग में जो है वो रेड ब्लड सेल्स में जाता है, तो वहाँ से कंसंट्रेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की आउटसाइड ऑफ द ब्लड जो है वो ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट जो है वो फिल्ट्रेशन के बाद हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस, यानी कि इसमें एक प्रेशर लगता है जिससे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई प्रेशर के साथ टू द लोअर प्रेशर जो है वो मूव करते हैं। तो इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो फोर्स वाटर के साथ जो है वो उसकी एग्जांपल डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो किडनी में जब जाते हैं तो उसकी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होती है, यानी कि उसमें भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। फिल्ट्रेशन के थ्रू ही जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो बाइंड करके तो वो मेम्ब्रेन से जो है वो अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो जाते हैं, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही ये है कि हमें उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके थ्रू जो है वो मूव करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंडोसाइटोसिस बल्क मूवमेंट होती है मटेरियल्स के सेल फॉर्मेशन और वेसिकल्स के थ्रू, तो इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनक्लोज करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड्स ड्रॉपलेट्स को, तो उसको जो है वो सेल्स के अंदर ले जाती है। फिगोसाइटोसिस, यानी कि इसमें जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट होती है, एक वेसिकल बनता है, तो उसको जो है वो इन साइड ऑफ द सेल लेके चली जाती है, तो इस प्रोसीजर को हम फिगोसाइटोसिस बोलते हैं। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और इसकी वजह से जो है वो इन्वेजिनेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, तो उसके थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन इंटर हो जाता है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट यानी कि आउट ऑफ द सेल होती है, वेसिकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इफ्यूज़ करता है और जो है वो उसको एक्सपेल किया जाता है, और वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउट हो जाता है। दैन बच्चों उसकी ऑर्गेनाइज एंड सेलुलर कंपोनेंट साइटोप्लाज्मिक, यानी कि साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल्स, वेसिकल्स जो है वो सारी के सारी ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होती है। फ्लड साइटोसोल, तो इसमें जो है वो सस्पेंडेड स्ट्रक्चर होता है साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि इसका जो फ्लड साइटोसोल है उसके अंदर और जो ऑर्गेनाइज हैं वो सस्पेंडेड हुई होती हैं जो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स जो है वो हमें पता है कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये साइट्स होती है जहाँ पे सेल्स जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं फॉर द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए। बैक्टीरियल सेल्स का हमें पता है कि इसके पास जो है वो फ्यू थाउजेंड राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन लिवर सेल्स जो है उसके पास जो है वो मिलियंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल्स जो कि हाई प्रोटीन सिंथेसिस हैव द पार्टिकुलर ग्रेट नंबर ऑफ द राइबोसोम्स, काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो मौजूद होते हैं। सेल्स एक्टिव इन द प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियर, इनके पास जो है वो न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट होते हैं।
देन केमिकल कंपोजिशन, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन की राइबोसोम्स की बात करेंगे तो ये जो है वो इसमें प्रोटीन्स की तादाद होती है और साथ में राइबोसोमल आरएनए जो है वो मौजूद होता है, तो इसलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। इसकी जो है वो 2 टाइप्स हैं, फ्री राइबोसोम्स एंड बाउंड राइबोसोम्स। तो उसके नाम से जाहिर हो रहा है, यानी कि फ्री यानी कि वो अटैच किसी के साथ नहीं होंगी, फ्री होंगी, तो ये साइटोसोल में जो है वो फ्रीली प्रेजेंट होती हैं। और फ्री राइबोसोम्स जो हैं वो मोस्टली abundant in the cells growing by the addition of cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म के साथ जो है वो इनसाइड ये प्रेजेंट होती हैं। ब्राउन राइबोसोम्स की बात करें तो उसमें जो है वो मोस्टली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और साइड पे जो है ये अटैच होता है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो बाउंड हुई होती हैं और स्टोर्ड होती है इंक्लूजन ऑफ द मेम्ब्रेन। वन प्रोटीन जो है वो एक्सपोर्ट करती है सेल्स के साथ। सम सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं प्रोटीन को एक्सपोर्ट करने से एक सेल से दूसरे सेल्स में, तो इसके थ्रू जो है वो मूव करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो बच्चों ये इंटरचेंजेबल होता है, यानी कि सेल्स जो है एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके जो है वो 2 सब यूनिट्स होते हैं। राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है वो कंस्ट्रक्टेड होता है न्यूक्लियस और फ्रॉम द आरएनए इन यूकैरियोट्स, और जो राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस्ड होता है वो न्यूक्लियस में होता है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो इम्पोर्टेड होती हैं साइटोप्लाज्म से एंड द सब यूनिट्स ज्वाइन टू फॉर्म द फंक्शनल राइबोसोम्स। आगे इसके फंक्शन देखे जाएँ तो ये जो है वो मोस्टली ट्रांसलेटिंग जेनेटिक मैसेज को जो है वो ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जितने भी हमारे मैसेज जो है हमारी बॉडी में जाते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जेनेटिक मैसेज को कैरी करता है मैसेंजर आरएनए के थ्रू न्यूक्लियस के पास इन द साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इस मैसेज के थ्रू जो है वो राइबोसोम्स इसको ट्रांसलेट करते हैं और उसके जो है वो फंक्शंस को परफॉर्म करवाया जाता है कि किस तरह जो है वो स्टिमुलेशन हुई है, कौन सा फंक्शन जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसके थ्रू जो है वो हमारी बॉडी जो है वो उसको रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो हमारी बॉडी को टच किया जाए तो वो फ़ौरन जो है वो स्टिमुलेशन होती है, वो स्टिमुलस जो होते हैं वो रिसेप्टर सेल्स को जो है वो मैसेज भेजते हैं, उसके थ्रू जो है वो राइबोसोम्स जो है वो उनको ट्रांसलेट करेगा और हम उसका जो है वो एक्ट करेंगे उसके थ्रू जो है वो उसी हिसाब से हमारा जो है वो रिएक्शन जो है बच्चों स्टिमुलस के हिसाब से होगा, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।